आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और आज मैं गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है बल्कि अपने कामकाज के लिए वो दुनिया भर में मशहूर हैं। मेरे साथ जफर शरेशवाला साहब इस वक्त मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया में। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत इनायत, आपने मुझे बुलाया। जफर साहब, दिल्ली मुंबई में तो हमारी खूब मुलाकात हुई है, लेकिन ये पहला मौका है जब हम लोग गुजरात के अहमदाबाद में हम बातचीत कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल गुजरात अहमदाबाद से ही है। आपने तमाम मुश्किलातों का यहाँ सामना किया और जैसे कई बार बातचीत में जिक्र हुआ कि कई बार आपकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर 1980 के बाद भी जला दी गई और फिर 2002 के दंगों में भी वो फैक्ट्रियाँ आपकी जली, बहुत नुकसान हुआ। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उस सिनेरियो को बताइए कि किस तरीके से आप गुजरात से शुरुआत करने के बाद दुनिया के अलग अलग मुल्कों में आप गए और किस तरीके से कारोबार यहाँ शुरू किया। नहीं, देखिए, हम लोगों का तो जो फैमिली का जो कारोबार है वो 1890 से है, यानी आज ऑलमोस्ट 130 साल से ज़्यादा हो गए। और ये हम लोग जो हैं, अभी हम और हमारे कज़िन जो हैं, हम लोग ये 5th-6th जनरेशन है एंटरप्रेन्योर। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये कारोबार शुरू किया था, फिर हमारे दादा, वालिद, और फिर हम लोग तो हमारा लगा हुआ है, बल्कि हमारा जो आबाई मकान है वो 1875 से उसी जगह पर है, अभी भी है। तो हमारा बिल्कुल मजबूत जड़ें हैं इस शहर के अंदर। और 47 के बाद यूँ समझ लीजिए कि 20 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। पहला फसाद जो हुआ गुजरात में सबसे बड़ा, और ख़ास तौर से अहमदाबाद में जो हुआ, वो 1969 में हुआ, 69 में हुआ। तो उसमें सबसे पहले हमारी फैक्ट्री जला दी गई थी और सारा सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर हम लोग खड़े हो गए वापस, और फिर कई सालों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दौर आया बीच में गुजरात में 85-87, उसमें बार बार फसाद होते थे, तो फिर हम लोग टारगेट होते थे। 90 में हुआ जो अडवाणी साहब की जो रथ यात्रा निकली थी, फिर 92 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद फिर 10 साल आराम रहा, फिर 2002 में हुआ, तो उस वक्त हुआ। लेकिन 2002 के बाद से लेकर अब तक, यानी यूँ समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 18 या 19 साल होने को आएंगे, जो एक उसमें एक अजूबा है। वरना गुजरात में हमेशा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा है कि हर 5-7 साल में एक बड़ा होता था, छोटे मोटे तो हुआ करते थे। लेकिन ये 2002 के बाद ये पहली बार एक वक्त इतना लंबा गुजरा है कि एक भी फसाद, छोटे मोटे कभी होते रहते होंगे, लेकिन वैसे कोई ऐसा फसाद हुआ नहीं है, और एक अमन अमान। और फिर देखिए, उसमें एक और बात हुई कि 2002 के बाद, बल्कि 92 से मुसलमानों ने गुजरात में ख़ास तौर से एक संजीदगी से एक बात तय कर ली थी कि भाई हमको 2 चीज़ों में मेहनत करनी है। हमको तालीमी याफ्ता होना है और अपने कारोबार, इसलिए कि गुजरात में वैसे एक बड़ा तबका है कारोबार में, हम अपने कारोबार में कैसे और नुमाया बने। तो ये हुआ 2002 हुआ। लेकिन 2002 के बाद एक नई, जिसको कहते हैं ऊर्जा के साथ, और मुसलमानों ने एक बात तय की कि विक्टिम नहीं बनना है। यानी वो जो एक होती है ना मेंटालिटी होती है कि भाई हमारे साथ जुल्म हुआ, ये इससे हमको बाहर निकाल। लेकिन जफर साहब, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जब जब भी गुजरात में दंगे हुए, अहमदाबाद में दंगे हुए, हमेशा आपकी फैक्ट्री और आपके परिवार को ही निशाना बनाया गया। लेकिन ये गनीमत रही कि 2002 के बाद से लगातार दंगे ना हुए, ना किसी तरह की कोई ऐसी हिंसा हुई। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो आपसे बातचीत होती है कि 2002 के बाद जब आप यहाँ से लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए, वहाँ आपने इस फाइट को बहुत तरीके से लड़ा और मोदी साहब के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त विरोध में रहे। हालांकि आज मोदी साहब के बेहद करीबी हैं। ये विरोधी और दोस्ती ये कैसे बदली, ये दर्शक हमारे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, मैं वहीं था। इनफैक्ट जब 2002 का जो फसाद हुआ था, मैं 98 से इंग्लैंड में था, और जो 2002 में हुआ वो एक बहुत ही डिग्री का फ़र्क है। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि भाई बहुत हो गया, इसलिए कि कभी भी फसाद जो जितने भी हुए उससे पहले कभी भी किसी फसाद में किसी को सज़ा नहीं मिलती थी या कोई गिरफ्तार भी नहीं होता था। और तो इस बार यूँ सोचा कि नहीं, जो लोग हैं उनको यानी सज़ा मिलनी चाहिए और ये हमको यानी इंसाफ मिलना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि भाई वो किससे मुकाबला करें।
तो जो खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, क्यों उनसे ही, तो हमने उनके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनका वीज़ा रिजेक्ट करना, बहुत कुछ किया वहाँ, बड़ी बड़ी मीटिंग। आपने तो इंग्लैंड में, जब मुझे याद है कि मैंने पढ़ा भी था, आपसे भी बातचीत हुई कि मोदी साहब जब विदेश में जाने वाले थे, उनके कई दौरे आपने रद्द करवाए, इतने पिटिशन फाइल किए। वो सब किया, लेकिन फिर देखिए बाद में ये सब कुछ किया, यानी कोई मुझसे सवाल इसलिए नहीं कर सकता कि जो लड़ाई मैंने लड़ी है वो तो लोग ये ट्विटर पे आजकल करते हैं, हमने तो लड़ी। बिल्कुल, यानी बैठ कर दुनिया जानती है, और मोदी साहब भी नहीं। और दूसरा ये भी नहीं है कि चलो हम लोगों के अपने पैसों से लड़े, लेकिन देखिए यही होता है ना कि हमने बाद में संजीदगी से सोचा कि भाई नहीं सर, वो लड़ाई एक बार उसको समझ लेते हैं कि आपने किस तरीके से फाइट करी। मुझे पता चला कि आपने बड़े बड़े वकील भी हायर किए। हाँ, देखिए हम लोगों ने बिल्कुल, मैं खुद उस ज़माने में, अभी जो कोलिन पॉवेल साहब जो उस ज़माने में अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको हैंड डिलीवर्ड पिटीशन दी थी कि मोदी साहब को वीज़ा भी ना देने में आवे और उनका वीज़ा जो है वो भी रिवोक कर देने में आवे। वो किया। फिर इंग्लैंड में हमने शेरी बूथ, जो मशहूर टोनी ब्लेयर, जो वहाँ के इंग्लैंड के उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अहलिया है जो ह्यूमन राइट्स की बड़ी दुनिया की मानी लॉयर, उनको हायर किया। हमने अडवाणी साहब के ख़िलाफ़ पिटीशन फाइल की थी 2002 गालिबन मई में। वो इंग्लैंड आ रहे थे एज होम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कि वो ना आ सकें, उनको आने की इजाज़त ना हो। ये सब कुछ किया, यानी ये सारी लड़ाई, मिनिस्टर से मिले, उनके वहाँ के इंग्लैंड के होम सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन बोलते हैं ना, एक बार आदमी सोचता है, भाई हम कारोबारी लोग हैं, कि भाई हम देखते हैं ना एक साल के बाद कि भाई क्या आया क्या गया, ये सब। और देखिए मैं कोई एक्टिविस्ट तो हूँ नहीं, बिल्कुल, कि भाई मेरी ये दुनिया है और इसमें मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ। और एक और यहाँ एक और बात भी थी कि हमको नरेंद्र मोदी साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं। बिल्कुल, हम तो एक उसूल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फिर हमने एक वक्त के बाद ये सोचा कि भाई ठीक है, इससे हासिल क्या हुआ, ये सब किया, हासिल क्या हुआ। फिर मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हालांकि मैं इंग्लैंड में रेसिडेंट था वहाँ का, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को ये समझता था कि मेरा मुल्क जो है वो तो हिंदुस्तान है। बिल्कुल, मुझे वहीं वापस जाना है, यहाँ मैं आया हूँ कुछ वक्त के लिए, मुझे जाना है। और हिंदुस्तान की जो डेमोग्राफी है वो तो वो ही रहेगी भाई, 85% हिंदू है, 15% मुसलमान है। तो ये जो है इस तरह का जो एक रवैया रख के हम ठीक नहीं है। तब पता चला कि मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, ये 2003 की बात है। तो हमने सोचा कि चलो बैठ के बात करें, ये भी एक रास्ता है। ठीक है, लड़ाई लड़ी। और देखिए दुनिया में आप देखो जितनी भी जंगें हुई हैं, बड़ी बड़ी जंग हुई हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, और भी मुल्कों में, कोसोवा में हुई, वहाँ आपके अल्बानिया में हुई। तो अल्टीमेटली तो उसका जो फैसला जो होता है वो तो बैठ के होता है बड़ी बड़ी जंगों में। तो हमने भी सोचा कि ठीक है, ये सब किया, लेकिन भाई हमको रहना है, वहीं रहना है, वही मेरा मुल्क है। गुजरात में 60 लाख मुसलमान हैं, ऐसा तो है नहीं कि 2-5 लाख हैं। तो हुकूमत उनकी है, तो ये आइसोलेशन में तो आप रह नहीं सकते, तो कोई रास्ता तो हो। और फिर हमने सोचा बात भी करनी तो किससे करनी, तो जो नंबर 1 है उन्हीं से बात बिल्कुल करनी चाहिए। तो फिर नंबर 1 यानी मोदी चीफ मिनिस्टर गुजरात के। तो हमने वो एक कोशिश शुरू की, और बड़ी बात यह है कि मोदी साहब तैयार हुए मिलने के लिए, वरना उनके साथ जितनी। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि आपके जो क्लोज फ्रेंड थे महेश भट्ट साहब हो, हाँ उनके बिल्कुल कुछ लोग, महेश भट्ट साहब ही हमारे साथ भी थे लड़ाई में, लेकिन ये मुलाकात करवाने में भी उनका ही हिस्सा था। इसलिए कि महेश भट्ट साहब से जब मैंने बात की, देखिए वो बहुत ईमानदार हैं इस एतबार से कि उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, बोले लड़ाई तो लड़ रहे हैं मोदी के साथ, लेकिन ये मसला हल तो मोदी के साथ बैठ के ही होगा। तो चाहे कल बैठे उसके साथ, भाई आज बैठ लेते हैं, तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है, तो हाँ मिलना चाहिए। फिर मैंने कहा कि भाई अब इन तक बोलते हैं हु विल बेल द कैट, मोदी साहब तक पहुंचे कैसे। तो वो भी फिर महेश भट्ट ने, उनके जो दोस्त हैं रजत शर्मा साहब, बोला कि मेरे भी दोस्त हैं और वो मोदी साहब के भी दोस्त हैं, उनके ज़रिए फिर हमारी बातचीत। तो बड़ी बात ये हुई कि मोदी साहब तैयार हो गए। हालांकि उनके जो लोग थे, उनके जो जितने भी एडवाइज़र वगैरह थे, सब ने कहा कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये मोदी साहब ने खुद तय किया कि नहीं मिलना चाहिए। तो बस यही कि भाई ठीक है, हमको लड़ना नहीं है, हमको मसला हल करना है। और जो मुलाकात आपकी हुई थी वो कुछ मिनटों की थी और मुझे पता चला घंटों में बदल गई। हाँ यार, हम भी यही समझ के गए थे, इसलिए हम कुछ लेके भी नहीं गए थे। हम समझते थे भाई
पता नहीं चीफ मिनिस्टर हैं, 2 मिनट मिलेंगे, 5 मिनट मिलेंगे। तो वो तो पहला ही मेरा जो सवाल था उनको तब कि भाई आपके पास मेरे लिए कितना वक्त है। तो उन्होंने उस पर कहा कि जब तक तुम्हारी सारी बातें खत्म न हो जाओ मैं तब तक। तो एक वो हुआ, और फिर मैंने कहा कि भाई इसलिए कि वो उस ज़माने में ये जो 6 करोड़ 5 करोड़ गुजराती की बात करते थे, तो मैंने कहा कि सर उसमें हम 50 लाख हैं या नहीं है। मुझे जफर साहब एक बात याद आ गई, वो जब आपकी बातचीत नरेंद्र मोदी साहब से हो रही थी, कंधे पर हाथ मार के ले जाने वाला, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब के साथ इसी तरीके से कंधे पर हाथ रखकर, ये वो मोदी साहब का स्टाइल है, मोदी साहब का ये स्टाइल है, वही स्टाइल आपके साथ भी था। हाँ बिल्कुल, वो हाथ मुझे लिफ्ट में लेकर गए, हाथ कंधे पे डाल के, वो ऐसा डिफ्यूज कर देते हैं सिचुएशन को, है ना, क्योंकि लड़ाई थी ना, लेकिन उन्होंने माहौल को वहीं ठंडा कर दिया। और ये एक सवाल जो अभी बहुत जो चल रहा है वो मैंने तब पूछा था कि भाई ये हिंदुत्व वाला जो अभी जो बड़ा चल रहा है, तो मैंने कहा कि सर आप मुझे ये भी बताइए कि भाई ये हिंदुत्व क्या है और उस हिंदुत्व में हमारी कोई जगह है या नहीं है। तो जो मोदी साहब ने मुझे कहा, वो बाद में मैंने देखा कि मोदी साहब ने सुहासिनी हैदर जो हैं मशहूर जो हिंदू अखबार के एडिटर हैं, उनको भी कुछ टाइम के बाद इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुत्व क्या है। तो ये आजकल जो लोग बात करते हैं ना हिंदुत्व की, और मोदी साहब के हिंदुत्व में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम वो हिंदुत्व में तुम हो, और भाई कोई गीता को मानता है वो गीता को माने, जो कुरान को मानने वाला है वो कुरान को माने। ये बात तो मैंने उनको तब पूछी थी कि भाई ये हिंदुत्व जो है, और ये है ना कि भाई हिंदू राष्ट्र होगा, ये होगा, तो भाई हमारी जगह होगी या नहीं होगी? तो बोले बिल्कुल होगी, बराबर की होगी। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब भी भाषण में बात करते हैं वो 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करते हैं। क्योंकि लगातार मैं भी उनको बहुत सालों से कवर कर रहा हूं, और आपके तो बहुत करीबी दोस्त हैं, आपके बहुत करीबी हैं। नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है काम करने का, जो अभी भी है, गुजरात के वक्त में भी आपने बहुत करीबी से अभी भी देख रहे हैं, ये स्टाइल उनका शुरू से इसी स्टाइल में रहा है। हाँ देखिए, वो खुद सोचते हैं, यानी वो खुद अपना सुनते हैं सबकी, करते अपने मन की है। हाँ, वो सुनते हैं सबकी, मतलब उनके जैसा लिसनर मैंने नहीं देखा। आप बोलते रहो, अच्छा उनको सब याद होता है। जैसे हम भूल जाते हैं कि यार 6 महीने पहले ये बात कही थी, तो क्या वो तो तुमने फलां दिन मुझे कही थी। यानी वो बहुत उनकी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त है, और वो सुनते हैं बिल्कुल, लेकिन अपनी सोच रखते हैं। यानी गुजरात में भी मैंने देखा, हालांकि IAS ऑफिसर्स वगैरह जो भी होते हैं, लेकिन वो अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त सोच है उनकी, और वो उस सोच के तहत वो काम करते हैं। यानी यूं कहा जाए जफर साहब की, जो एक कामयाब शख्स होता है वो सुनता सबकी है, अपने आसपास में जो लोग रहते हैं, लेकिन करता अपने मन की है, और मोदी साहब को यही दूसरों से अलग भी बनाती है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये बात हमने वहाँ भी देखी थी और अभी भी देखी थी। वो सुनते हैं घंटों तक। बल्कि मुझे याद है जब शुरू में जब ये आए थे 2014 के बाद, तो इनके एक जॉइंट सेक्रेटरी थे जो मोदी साहब के साथ होते थे, तब नाम नहीं लेता, मशहूर एक मुसलमान है जो अभी किसी मुल्क में एम्बेसडर हैं। तो वो जब यूँ कहते थे कि जब मोदी साहब आए तो रोज़ प्रेजेंटेशन लेते थे, हर एक डिपार्टमेंट को बुला के, भाई क्या है, और जहाँ थोड़ी देर हो तो बोले भाई नहीं, एक मिनट ये बताओ क्या है, और बोले 17 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे हर डिपार्टमेंट से प्रेजेंटेशन लेते थे। तो वो यहाँ भी था कि वो ऑफिसरों को हम हमेशा देखते थे कि वो अपना प्रेजेंटेशन करते थे, वो चुपचाप सुनते थे। लेकिन हर चीज़ उनके अंदर, वो इसलिए पता चलता है कि कई महीनों के बाद अगर आपने याद दिलाया जो मैंने पहले कहा, तो कहते नहीं ये बात तो तुमने कही थी मुझे। तो मतलब जो भी बात वो सुनते हैं वो उनके अंदर में जाती है, वो है उनके अंदर। और यही चीज़ है, मैंने देखा कि इतने सालों से जितने भी मंत्रालय हैं, जितने मिनिस्टर हैं, इस बात का जिक्र करते हैं जो आप भी कह रहे हैं कि मोदी साहब एक एक चीज़ पे खुद नज़र रखते हैं, एक एक चीज़ पे खुद बारीकी से देखते भी हैं। चूंकि मैं भी इतने सालों से उनको कंटिन्यू कवर कर रहा हूँ। एक चीज़ बड़ी अच्छी है जफर साहब, कनेक्टिविटी जनता के साथ, देश की आवाम के साथ बहुत ज़बरदस्त है उनकी। बिल्कुल कनेक्टेड है उनके जो भी लोग हैं, जितने सालों से जो है, हालांकि अब तो प्राइम मिनिस्टर बन गए भाई, पहले तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, अब तो 29 तो स्टेट हैं, फिर मुल्क है, पता नहीं क्या, लेकिन अभी भी उनके जो ताल्लुक वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्शन है उनका, अभी भी। यानी वो खैर खबर
रखते हैं, पहुंच जाती है, कौन क्या करते हैं, उनके ताल्लुक वालों का सबका वो बिल्कुल उनकी निगाह में। अच्छा, एक और चीज़ मैंने उनकी देखी कि वो कहाँ से निकालते हैं, यानी भाई उनके जैसे साथी हैं फॉर एग्जांपल जो थे, अब हमें मालूम ही नहीं है कहाँ हैं, लेकिन सडनली वक्त पे वो उस शख्स को निकालते हैं। मतलब उनकी निगाह से कोई भी जो है उनके, हाँ, वो ओझल नहीं है, उनको मालूम है कि ये इसको कौन सी गोली कहाँ इस्तेमाल करनी, वो बहुत ज़बरदस्त। और यही एक कामयाब इंसान की निशानी भी है। मैं चुनाव का जिक्र कर लेता हूं, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है और दूसरे राज्यों में है। उत्तर प्रदेश की सियासत को भी आप बहुत करीब से देखते हैं, बहुत ट्रैवल आपने उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश की सियासत और चुनाव इतने हादसे होने के बाद किस तरफ जाएगी? देखिए, अभी जो है यानी अभी हाल में तो फ्रंट रनर तो योगी साहब हैं, मतलब वो हैं अभी। अच्छा, वहाँ अभी जो फाइट है वो सिर्फ अगर जो होगी, जो भी जो मुकाबला है वो सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान में, बाकी ठीक हैं, बाकी कोई फाइट में नहीं है। लेकिन अभी जो है, इसलिए कि बीच में ये कोविड वगैरह के मामले में जो चीज़ें हुई थी, जो जिसमें लोगों को तकलीफ हुई, ये सारा जो हुआ था, वो मैं समझता हूँ कि अभी लास्ट 6-7 महीने में उसको काफ़ी कवर कर लिया है योगी साहब ने। लेकिन एक बहुत बड़ा इक्का जो है ना, वो बीजेपी के पास है, वो नरेंद्र मोदी। यानी अभी भी मोदी साहब की जो शाख है वो अभी भी, हो सकता है कि लोगों को बीजेपी से प्रॉब्लम है, लेकिन मोदी जो है वो अभी भी उनकी एक बनी हुई है, यानी उनकी एक इमेज, उनका ऑरा है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। मैं आपको याद है कि जब कोविड चल रहा था, बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तब मैं आपसे मुलाकात भी हुई थी। उस दौरान भी मैंने देखा कि बंगाल में मोस्टली जितनी रैलियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी, मैंने सारी रैलियां कवर की, लेकिन लोग उनको लेके दीवाने रहते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं, उनको देखना चाहते हैं। उनके अंदर जो ऑरा क्रिएट किया है, मतलब जो बातचीत करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, सैकड़ों लोगों से मिलता हूं मैं, वो आज भी पसंद करते हैं। जब मैं अभी आ रहा था आपके घर पर, तो मैं ड्राइवर से मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब मोदी जैसा कोई नहीं है। ये जो इमेज उन्होंने बनाने लगी, ये बड़ी बात है। नहीं, वो तो है। देखिए, इवन बंगाल में यानी जो भी सीटें आई, यानी जो बीजेपी को, वो थैंक्स टू मोदी। तो अभी भी योगी साहब का कोई अगर हिसाब लगाओ तो कोई बहुत ज्यादा कोई प्लस माइनस नहीं है, यानी पिछले 5 साल उनके ले लो और इनके ले लो तो कोई, लेकिन वो एक ऐड जो है बहुत बड़ा, जो पलरे को जो भारी कर देता है, वो नरेंद्र मोदी साहब की खुद की जो पर्सनालिटी है। ओवैसी साहब भी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो खासतौर से मुस्लिम इलाका है, वहां पर डोरे डाल रहे हैं, हालांकि बंगाल में उनको कुछ हाथ नहीं लगा। अब यूपी में क्या वो कुछ कर पाएंगे? देखिए, मैंने एक बात देखी, मुसलमान जो है वो ये बात मैंने हर कमज़ोर जगह पे देखी, जैसे बंगाल। हालांकि बंगाल में मुसलमान सबसे कमज़ोर है, लेकिन जो सियासी सूझबूझ जो बंगाल के मुसलमान में मैंने देखी है, 18-19 साल के बच्चे में, जो हमारे यहाँ के 25-26 साल के नौजवान में नहीं होगी। बिल्कुल। तो जो कमज़ोर होता है ना, वो बहुत अच्छी, वो सियासी सूझबूझ बहुत रखता है। यानी हो सकता है कि किसी लीडर के, जैसे वहाँ आपने देखा फुरफुरा शरीफ, बिल्कुल, कि वो जो अब्बास सिद्दीकी, अब हालांकि वो अपनी पब्लिक मीटिंग में 5-5, 10-10 लाख लोग जमा करते थे, लेकिन इलेक्शन में क्या वो खुद अपनी सीट मुश्किल से बचा पाए। मैं तो खुद अब्बास सिद्दीकी की रैलियां मैंने कवर की, मतलब उनकी दीवानगी थी, यानी दरगाह के नाम पर जो उन्होंने लोगों की भीड़ इकट्ठा की, वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हुई। तो देखिए, मुसलमान जो है ना बहुत अक्लमंद है। वो देखता है कि भाई, एक तो वो हमेशा जीतने वाले कमजोर आदमी होता है, चाहे फिर वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो कमजोर है वो हमेशा अपने वो समझता है कि ये वोट जो है ना, उसकी ताकत उसको 5 साल में एक बार मिलती है, तो वो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करता है। वो इमोशन में नहीं देते। ये मेरा इतने सालों का तजुर्बा है कि जो वोट देने वाला है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं आता। वो ये देखता है जब लास्ट में कि भाई किससे मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। दूसरा, इसलिए मैंने कहा ना कि वहाँ जैसे दूसरी जगह भाई कांग्रेस पार्टी है या बीएसपी है, वो गेम में ही नहीं है। बिल्कुल। तो वोटर जो है ना, वो सिर्फ उस पार्टी को वोट देता है जो गेम में है। तो और हाँ,
हालांकि अब बीजेपी की एक बात आप देखिए कि हालांकि उनका पूरा एक नैरेटिव है जो हिंदू उसका, लेकिन फिर भी आप देखो ग्राउंड पे जितने मुसलमान बीजेपी के कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टियों के नहीं है। वो बूथ पे है ना, बीजेपी का मैंने देखा, जैसे यहाँ आप बैठे हो जहाँ पार्ली, यहाँ मुसलमान 1.5% है, लेकिन कोई वोट नहीं। और ये सबसे बीजेपी की सेफेस्ट सीट है जहाँ आप बैठे हो पार्ली हिंदुस्तान में, जहाँ सालों से बीजेपी को 80% वोट मिलते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ भी उनका जो बूथ वाला है ना, वो मेरे घर पे लेके आता है पूरा कि भाई ये है यहाँ आपका है। तो वो जो मशीनरी है, जो इलेक्ट्रल मशीनरी है बीजेपी की, जो घरों में जाती है, वो बहुत जबरदस्त है। इसीलिए जफर साहब जो बार बार बात कही जाती है कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू किया जा रहा है, वो मैंने खुद ने बंगाल में के इलेक्शन में भी देखा कि मोदी साहब के जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, बूथ लेवल पर बहुत मजबूत थे। वही टीम अब उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है बूथ लेवल पर, और जिस अटैकिंग मूड के साथ बीजेपी ने बंगाल में चुनाव लड़ा, उससे ज्यादा अटैकिंग मूड के साथ अब वो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो बूथ सिस्टम है, ये एक बड़ा लोगों से कनेक्ट करने का मामला है। ये मोदी साहब की इजाद है। ये जब मतलब चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, और इसलिए कि गुजरात में देखिए लोग बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि मोदी साहब के 20 साल आपने 2001 से भाई चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर देखा, लेकिन जो गुजरात के लोग जानते हैं कि वो बीजेपी जो पहली मर्तबा गुजरात में 85 या 87 में जो आई म्यूनसिपालिटी में, तो वो थैंक्स टू मिस्टर मोदी, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। तो ये जो बूथ वाला जो है ना, कि एक बूथ क्या उनका एक है एक्रोनियम है कि वो एक आदमी 10 लोगों का ख्याल करता है। तो अब हम लोग जैसा मालूम है कि भाई ये मुसलमान है, लेकिन वो बीजेपी का जो बूथ वाला है वो मेरे घर पे भी आएगा, लेके आएगा पूरा कि भाई ये है, आपको यहाँ से वोट देना। तो आदमी सोचता है कि यार चलो। अच्छा, वो जो कांग्रेस का है वो तो आता ही नहीं है, तो कम से कम आदमी पूछता है कि यार चलो ये मुझे पूछने तो आया वोट देने के लिए। जफर साहब, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अब मोदी साहब ने इस देश के राजनेताओं को राजनीति सिखा रहे हैं अभी। हाँ, ये देखिए वो अभी अब आप देखिए कि बीजेपी मुसलमानों को, लेकिन ग्राउंड पे उनके लोग हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उन्होंने लगभग 1.5 लाख बूथ आइडेंटिफाई किए हैं, और जहां से उनका ये है कि भाई यहां से ज्यादा नहीं 150 मिनिमम वोट आने चाहिए हर बूथ से। तो इनके लोग हैं तो इसलिए मैं बोलता हूं जितने मुसलमान बीजेपी से जमीन में हैं, इतने ये पार्टियों से नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में मुसलमान बीजेपी और मोदी साहब से जुड़ा हुआ है? नहीं, जो इनका बीजेपी में है कैडर है, बीजेपी में मुसलमानों का एक कैडर है। और वो कैडर यानी गुजरात में अगर आप देखोगे तो गुजरात में बीजेपी के अंदर जो मुसलमान है वो कांग्रेस से ज्यादा है। तो वो जो कैडर है उनका बीजेपी का, जो मुसलमानों का, वो जाके बिल्कुल लगा हुआ है। और बीजेपी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है जिसमें मुस्लिम्स हैं, देखें बड़ी तादाद में पूरे देश भर में उन्होंने जोड़ रखे हैं। है बिल्कुल। मुझे लगता है कि बाकी पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए इनसे। इसलिए मैंने कहा ना कि बीजेपी को क्या कहते हो भाई, हिंदू पार्टी, लेकिन उनका माइनॉरिटी फ्रंट जो है जिसमें जितनी तादाद में मुसलमान है, वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से ज्यादा है। जफर साहब, थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं, एनआरसी सीए का जिक्र कर लेते हैं। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, उस समय आप भी आ गए, लोगों से आपने भी बातचीत की। अब वो मामला शांत हो गया है, लोग भी शांत हैं। अब इस सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए तब भी मैं ये कहता था, जो हमारे शाहीन बाग के और ये जहाँ जहाँ जो लोग थे, मैं उनसे सबसे मिलता था क्योंकि मेरा सबसे ताल्लुक था। तो मैं उनको तब भी ये कहता था कि भाई ठीक है, आप जिनके खिलाफ एहतजाज करते हो ना, उन्हीं के साथ बैठो भी, भाई बताओ, क्यों प्राइम मिनिस्टर आपके भी हैं भाई, होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो इनकी पार्टी के, तो वो उनको आपका अंदर में जो खदशात हैं, भाई आपके अंदर में खदशात हैं, और वो भी देखिए वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, हुकूमत करने बैठे हैं भाई, उनको कोई मुल्क के अंदर, तो आप अपनी बात को रखो। तो मैं समझता हूं कि अभी भी मुसलमानों का खास तौर से जो सिविल सोसाइटी का जो तबका है, वो जो भी आपको एप्रीहेंशन है या खदशात हैं, उनके सामने रखिए। ये मेरी राय है कि बैठना यानी एक डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए। आपने देखा जफर साहब, ट्रिपल तलाक को लेकर बड़ा मामला उठा, तलाक़े बिद्दत, हालांकि आप खुद इस्लाम के बहुत अच्छे जानकार हैं,
इस्लाम मजहब में खुद तलाक बिद्दत पर बैन है और उसको लेकर कितना हाय हुल्ला मचाया गया, इतना ज़्यादा किया। लेकिन आज की तारीख में आप देखें बहुत मामूली से मामले हैं जो आते हैं। एक तरीके से मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि मुसलमानों के हक का ही फैसला किया। हाँ देखिए, ट्रिपल तलाक लोग पूछते हैं भाई, एक्चुअली ट्रिपल तलाक जो है वो कोई बीजेपी लेके तो आई नहीं थी। नहीं। वो तो एक जो मुसलमान औरतें जो अफेक्टेड थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। बिल्कुल। तो मैं तो उस वक्त हमारे जो मुसलमानों की जो बड़ी संस्थाएं, खासतौर से पर्सनल लॉ बोर्ड या वो, मैंने कहा कि वो दीनी क्यों आया। और हमारे पास तो इसका सोल्यूशन था शरीयत में। आप अगर यहीं इसके सोल्यूशन को कर देते तो इन औरतों को वहां सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पार्टी बनाया। देखिए, सरकार इसमें नहीं थी, बीजेपी नहीं थी, ईमानदारी से। वो औरतें जो गई थी वो कोई बीजेपी की भी नहीं थी, वो तो विक्टिम थी। और चूंकि हमने उनकी नहीं सुनी, भाई अगर वो हमारे पास आई और हम उसके मसले को हल कर देते तो वो जाती भी नहीं वहां पर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनाया सरकार को, तो सरकार पार्टी बनी और वो जो भी फैसला हुआ वो तो जजों ने किया। और मुझे अभी तक याद है एक जजमेंट जो शायद गालिबन रोहिंटन साहब थे, नरीमन, उन्होंने कुरान की वो आयतें पढ़ी जजमेंट में और उन्होंने लास्ट में ये कहा कि विच इज नॉट करेक्ट इन थियोलॉजी, हाउ कैन दैट बी करेक्ट इन लॉ। उन्होंने कहा ये तो कुरान में ही सही नहीं है ही नहीं, कुरान के एतबार से नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब जो हुआ है, मैं अपनी मुस्लिम जो संस्थाएं हैं उनको कहूंगा कि भाई वो नौबत ही नहीं आवे। और वो है हमारे पास कि जो निकाह नामा जो है, एट द टाइम ऑफ निकाह ये कंडीशन आप डाल दो कि भाई 3 तलाक से तलाक नहीं होगी। वो निकाह जो है इस्लाम में वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, आप बहुत सारी कंडीशन डलवा सकते हो। तो कम से कम यहां से शुरुआत करो, तो मसला ही नहीं आएगा ना। भाई आदमी उस तरफ जाएगा ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये जो भी हुआ है उसको एक पॉजिटिव तौर पर लेकर हमको अपने समाज में इस बात को चलाने की जरूरत है। देश में इसमें सबसे बड़ा इशू चल रहा है कृषि कानून को लेकर। एक चीज़ और इसलिए करना ज़रूरी हो जाती है, चूंकि नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 1 साल से जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को बंद कराने के लिए तमाम कोशिशें की कि सरकार ने कवायद की। लेकिन अब जब देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब सुबह में आते हैं और कहते हैं कि साहब मैं कृषि कानून वापस ले रहा हूँ माफ़ी के साथ, यानी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है मोदी साहब ने। देखिए, ये मोदी साहब के मिजाज में कोर्स करेक्शन, मैंने तो यहाँ गुजरात में भी देखा है कि अगर उनसे कोई चीज़ हो जाती है, लगता है कि नहीं सही नहीं है, तो मैंने देखा है कि वो उनको ज़रा भी इस पर वो नहीं है कि भाई ठीक है मेरी गलती थी, ठीक है ये मेरी गलती थी और अब मैं ये इसको ले रहा हूँ वापस। तो ये मैं समझता हूँ कि उसको इस तरह से लेने की ज़रूरत है। भाई ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर, हालांकि वो नहीं लेते, भाई नहीं लेते, तो कोर्स करेक्शन अगर प्राइम मिनिस्टर करता है और उसको लगता है कि नहीं भाई जो मैंने किया था उनको, हालांकि मेरी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है ये फार्म के जो भी इनके कानून थे, और देखिए मेरा एक मानना है कि जो भी रिफॉर्म्स आते हैं कहीं पर भी रिफॉर्म आते हैं वो हमेशा पहले तकलीफ देते हैं। जैसे भाई आप देखेंगे अगर 91-92 में हम जाएं, जब मनमोहन सिंह साहब आए और उस जमाने में नरसिम्हा राव और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, इनिशियली बहुत कड़वे लगते थे, लेकिन बाद में तो ऐसे ही ये जो रिफॉर्म्स हैं या, और मैं नहीं समझता कि देखिए मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसा कोई कानून लाए कि जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। मैं नहीं समझता कि वो क्यों करेगा। बिल्कुल। तो अगर उनको ये लगा अभी और उन्होंने उसको अगर वापस ले लिया है तो उसको उस तरह से लेकर आगे बढ़ने की। जफर साहब, चूंकि आप खुद एक बड़े कारोबारी हैं, कोविड काल के दौरान पूरे दुनिया को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। चूंकि आप इस्लामिक तमाम बैंकिंग की चीज़ों को बहुत करीब से जानते हैं, जो कोविड काल के दौरान जो दिक्कत और परेशानियां हुई हैं, हमारा मुल्क उससे किस तरीके से निकल रहा है अब? नहीं देखिए, वो ज़्यादातर जो तकलीफें थी ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ हॉस्पिटलें बनी ही नहीं थी इतनी सब जो होनी चाहिए थी। यानी जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट, अच्छा ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे आपको इन्हें आईसीयू के यूनिट चाहिए। तो वो सारा जो कुछ भी था ना वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिकल्टी थी कि भाई लोगों को इन्हें गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, वो जरूरत ही नहीं थी कभी भी, तो कोई ने सोचा ही नहीं था कि इतने जरूरत पड़ेगी।
और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बड़े बड़े मुल्कों, मैंने अमेरिका में देखा कि वहाँ उनके पास बेड नहीं थे, क्योंकि सडनली किसी ने नहीं सोचा था। तो मेरे ख्याल से अब जो है अब जैसे वैक्सीन ऑलमोस्ट, यानी अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा 115 करोड़ के सिंगल डोज तो हो गए और ऑलमोस्ट 35 या 40 करोड़ डबल डोज के हो गए। तो मैं समझता हूँ कि अब वो धीमे 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 इसमें से मुल्क बाहर निकल रहा है। अब बहुत पॉजिटिविटी आ रही है और अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, बहुत सारी हॉस्पिटलें आ रही हैं, बहुत सारी हॉस्पिटलें उसको इक्विप कर रही हैं। तो वो वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था जो कोई भी मुल्क तैयार नहीं था उसके लिए। जफर साहब, मैं देखता हूँ बहुत सालों से आप लगातार देश के जो बच्चे हैं तालीम और तरबियत को लेकर बहुत आप कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर पूरे देश के अलग अलग इलाकों में जाकर आप सेमिनार भी करते हैं। अवेयरनेस को लेकर जिस तरह की तैयारी आप करते हैं उससे हमारे समाज को, मुल्क को, देश को कितना फ़ायदा हो रहा है? ये बहुत हुआ। देखिए हम लोग सिर्फ अब अवेयरनेस नहीं करते, हम बाकायदा वर्कशॉप चलाते हैं। यानी जैसे कश्मीर में हमने दो तीन जगह पे किया ये, बल्कि सिर्फ कश्मीर में नहीं, वहाँ हमने पूंछ में किया, उधर लेह भी गए हम लोग, और बाकी अभी जयपुर में किया, अयोध्या में किया, और ऑलमोस्ट हमने 6 साल के अंदर 7 साल में हमने 49 शहरों में ये प्रोग्राम किए। तो शुरू में तो हम लोग अवेयरनेस की बात करते थे कि भाई देखिए ये ज़रूरत है। फिर हमने कहा कि नहीं, अब अवेयरनेस तो बहुत हो गया, पिछले 3-4 साल से हम लोग बाकायदा वर्कशॉप चलाते हैं जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी जो बैंककारी क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस कहाँ से लेना, कैसे लेना, रिपेमेंट क्या हो, उस पर एक वर्कशॉप होती है। एक कैपिटल मार्केट क्या है, ये स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, कैपिटल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, पैसा कैसे रेज करना, और तीसरा एक बच्चे के दिमाग में आइडिया आता है, वो आइडिया कारोबार में कैसे तब्दील किया जा सकता है, क्या क्या मरहले उसमें आते हैं। तो बाकायदा हम लोग 1 दिन की 1.5 दिन की प्रॉपर वर्कशॉप करते हैं, और फिर औरतों के लिए भी एक हुनर की वर्कशॉप करते हैं कि जिसमें ऐसा हुनर उनको सिखाते हैं जो घर बैठे उनका कमाई का जरिया बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी एवरेज अगर आप देखें हमारे हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट 700 से 1500 बच्चे होते हैं, यानी अबाउट मैं समझता हूँ 30-35 हज़ार बच्चों ने उसका फ़ायदा लिया है। और देखिए हम लोग क्या बहुत बड़ी बात नहीं करते। मेरा ये मानना है कि ये 1 दिन की वर्कशॉप में जो बच्चे आते हैं या 1.5 दिन की जो वर्कशॉप में आते हैं, वो कोई माहिर तो नहीं बन जाते, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद हर बच्चे के दिल में ये बात आती है मैं भी कर सकता। बस हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे यहाँ से निकलें और फिर हर आदमी अपने एतबार से उसमें और आगे बढ़े। और हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं आखिर तक, क्योंकि हर शहर में कुछ लोगों को तैयार करते हैं और फिर वो उनको बना देते हैं कि भाई इन तक पहुंचो, और वहाँ से फिर आगे बैंक में या स्टॉक मार्केट में या एंटरप्रेन्योरशिप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने अभी कश्मीर में जो किया, तो उसमें हमारे साथ आदिल जैनुल भाई आए थे, जो मैकेंजी कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी, उसके चीफ रहे सालों तक, और अभी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, पुराने ज़माने से हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया होती है जो सारी सरकार को, मिनिस्ट्रियों को एडवाइस करती है कैसे, उसके वो चेयरमैन हैं, रिलायंस के बोर्ड में, L&T के बोर्ड में। तो वो आए थे अब, और हमने वहाँ 25 नए जो स्टार्टअप हैं श्रीनगर के, उनको बुलाया था। लड़कियां भी थी उसमें 8-10, 25 में, और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट वहाँ सामने रखे। आदिल जैनुल भाई ने सबके लिए बोले भाई मुझे दे दो, और उसके बाद उनको, क्योंकि क्या होता है इन बच्चों को थोड़ा, बोलते हैं ना, थोड़ा एक डायरेक्शन देना होता है। वो कुम्हार क्या करता है भाई, चलता है वो खाली हाथ डालता है, बस एक थोड़ा, तो वो सबके उन्होंने लिए और सबको थोड़ी थोड़ी चीजें बता दी। वो ऐसी है कि थोड़ा ठीक कर दिया तो वो अब आगे जाके उसको कोई की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कश्मीर में, और इंशाल्लाह उसको हम लोग और भी जगहों पर हम डेवलप करेंगे। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं जफर साहब, इसीलिए आप इसी तरीके से आप देश के लिए, बच्चों के लिए, कौम के लिए आप काम करते रहे। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जफर शरेशवाला साहब अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से वो राय रखते हैं, और न्यूज़ इंडिया पर जो एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है
मुझे लगता है कि इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इन्होंने एक बात जरूर कही है कि हर मसले का हल बातचीत से निकलता है, समझदारी से निकलता है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए।